21 अप्रैल 2026 रात का वक्त था। एक बुजुर्ग शख्स अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसू से भरी हुई थी। ऐसा क्या देख रहा था वो अपने फोन में? उसी कांपते हाथों से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उसने उस पर क्लिक किया। वो एक वॉइस नोट था। और ये मेरी आखिरी वॉइस है। अब क्या पता अब मैं आपसे बात ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मारने के लिए लेके जा रहे हैं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दिएगा, मुझे माफ़ कर दिएगा। आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये वॉइस नोट किसका था और उस इंसान को अपनी मौत का इतना यकीन क्यों था। ये आवाज उस बुजुर्ग शख्स के बेटे अमीन बिन शम्स की थी। वो नौजवान जो चंद महीने पहले घर से निकला था एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी बीवी आयशा और बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। और आज वो इंडियन ओशन के गहरे पानियों में था, सोमाली पायरेट्स के कब्जे में। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी शिपिंग कंपनी से इल्तिजा करता हूँ कि 26 दिन हो गए हैं, हम लोग अभी तक हमें ना पता चल रहा कि क्या नेगोशिएशन हो रही है और ना खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये लोग थोड़े से हम लोगों को राइस दे देते हैं तो बॉइल्ड 24 घंटे में एक बार वो हम थोड़े थोड़े खा लेते हैं। अमीन की फैमिली ज़ारो कतार रो रही थी। अमीन की मासूम बेटी अपने बाबा को बार बार पुकार रही थी। अरे बाबा ने कहा मैं आ रहा हूँ, चॉकलेट लेके आ रहा हूँ। लोग उस वॉइस नोट को शेयर कर रहे थे और एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये सोमाली पायरेट्स हैं कौन और कहां से आए ये लोग, और क्या अमीन कभी वापस आएगा? आज इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगी सोमाली के उन डार्क समंदरों में जहां एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है, रैंसम की, हाईजैकिंग की और खौफ की। लेकिन उससे पहले आपको उन फैमिली से मिलवाती हूँ जिन्हें रात गए ये खबर सुनाई गई, आपका बाप, भाई, बेटा किसी भी वक्त सोमालिया पायरेट्स के हाथों मारे जा सकते हैं। इमरान अली मेरे छोटे भाई हैं जो कि इस वक्त शुमाली कज़ाकों की कैद में है, और मेरा भाई जो है ये तकरीबन 3 साल से इसी मतलब फील्ड में, शिपिंग लाइन की, क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है, तो यही हमारा एक माशी जरिया है सी लाइफ का। मेरा नाम आयशा अमीन है, मेरे हस्बैंड का नाम अमीन बिन शम्स। हमें डिमांड्स कुछ नहीं बताई गई हैं, हमें नहीं पता कि डिमांड्स उनकी क्या हैं। बस हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ा जल्दी कीजिए। मेरे फादर एज अ थर्ड इंजीनियर शिप पे हैं। सोमालिया के साउथ ईस्ट कोस्ट के करीब इंडियन ओशन में ऑयल टैंकर एमटी ओनर 25 आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर मुकम्मल कर रहा था। 17 क्रू मेंबर इस टैंकर में थे, जिसमें 11 पाकिस्तानी शामिल थे। सब कुछ नॉर्मल था, रूटीन के मुताबिक था, कोई टेंशन नहीं थी। एक शिफ्ट खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। लोग अपने घरों को याद करते, खाना खाते और अगले पोर्ट का इंतजार करते। क्या सामान शिप में वो तो ऑयल था। अच्छा, अभी भी शिप में ऑयल लोड है, शिप में ऑयल लोड है, और ये अमान से शुमालिया जा रहा था, मतलब कि अमान से लोडिंग की थी और शुमालिया में डिस्चार्ज करना था। फिर अचानक दूर से कुछ आवाजें आई, तेज इंजन की आवाजें। कैप्टन ने अपनी दूरबीन उठाई और देखा कई स्पीड्स बोट पूरी तेजी के साथ सीधा उनकी तरफ आ रही हैं। वो बोट्स आम फिशिंग बोट्स नहीं थीं, उनमें हैविली आर्म लोग सवार थे, हाथों में AK-47 और डायरेक्शन एक ही थी, एमटी ओनर 25। कैप्टन समझ गया ये सोमाली पायरेट्स हैं। कुछ ही मिनटों में वो बोट टैंकर्स के बिल्कुल साथ आ गए। पहले एरियल फायरिंग हुई, हवा में गोलियां चलाई। ये एक वार्निंग थी कि सरेंडर करो या नताइज भुगतो, और फिर वही हुआ जिसका डर था। रस्सी की सीढ़ी टैंकर पर फेंकी गई। पहले 6 पायरेट्स ऊपर चढ़े, फिर 5 मजीद। पूरा क्रू होस्टेज बन गया। 11 पाकिस्तानियों में किसी की बीवी परेशान, कोई बाप दुआएं मांग रहा था, कोई बच्ची अपने बाप का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनके प्यारे सोमाली पायरेट्स के कंट्रोल में थे। डिमांड आई $7 मिलियन का रैंसम अमाउंट। अमीन बिन शम्स की कहानी दर्दनाक तो है, लेकिन अब मैं आपको एक और घर की कहानी सुनाने वाली हूँ जो पहली कहानी से ज्यादा दर्दनाक है। मेरे हस्बैंड ऑनर 25 शिप पे एज अ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहे हैं, सैयद हुसैन यूसुफ। ये शिप 21 अप्रैल को हाईजैक हुआ है, और 2 दिन के बाद हमें पता चला कि शिप हाईजैक हो गया है। उसके बाद इनका एक फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हम खैरियत से हैं, और स्पीकर पे फ़ोन है, आप बस अपने और बच्चों की खैरियत दे दीजिए। कराची में रिहाइश पजीर सैयद हुसैन भी अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए निकला था। वो आज एमटी ओनर 25 पर होस्टेज बने हुए है। बेटी बार बार अपनी माँ से पूछती है, हमारे अब्बू वापस कब आएंगे? अम्मी के पास
कोई जवाब नहीं है। और दूसरी तरफ अमीन बिन शम्स का घर। अमीन घर का इकलौता कफील था। उसने ख्वाब देखा था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेगा, पैसे कमाएगा, आयशा और बच्चों को अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन आज उसका वो वॉइस नोट घर में गूंज रहा था। ये मेरा आखिरी वॉइस मैसेज है। आयशा और बच्चों का ख्याल रखिएगा, उनको पढ़ा लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा और आप दिल मजबूत कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी यही मंजर था। होस्टेजेस के घर वाले जमा हुए थे, हाथों में बैनर्स, आंखों में आंसू, हुकूमत से अपील कर रहे थे, अपने प्यारों के लिए दुआ मांग रहे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? उन सोमाली पायरेट्स ने ये रास्ता क्यों अपनाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में दाखिल होना होगा। जदीद सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज ने जमीन और समंदरों की निगरानी में एक इनकलाब बर्पा किया हुआ है। ये सोमाली पायरेट्स हर कुछ महीनों बाद किसी न किसी कमर्शियल बहरी जहाजों को अगवा कर लेते हैं, उन पर सवार अमले को यरगमाल बना लेते हैं और भारी रैंसम वसूल करते हैं। सिर्फ 5 साल में $400 मिलियन किस तरह कमाए? उनके पीछे कौन है? असल कहानी क्या है? इस नक्शे को देखें। सोमालिया अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। सोमालिया के ईस्ट में इंडियन ओशन है और नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन। असल में ये सोमालिया की लोकेशन ही है जो इसे बहुत पुरकशिश बनाती है। दैट पोजीशन राइट बिटवीन साउथ एशिया एंड अफ्रीका। और यही जगह है जहां से दुनिया की 1/4 यानी लगभग 25% शिपिंग ट्रेड गुजरती है। ये भी बता दूं कि सोमालिया पर कौन राज करता रहा। नॉर्दर्न सोमालिया पर ब्रिटिश का राज था, साउदर्न सोमालिया पर इटली का कंट्रोल था। लेकिन ये कहानी 1960 तक ही चली। 1960 में सोमालिया इन दोनों ममालिक के कब्जे से आजाद हो गया। आजादी तो मिल गई लेकिन मुश्किलात खत्म ना हुई। आजादी के 9 साल बाद 15 अक्टूबर 1969 को सोमालिया के सदर अब्दी रशीद अली शर्मा को इनके ही बॉडीगार्ड ने उस वक्त गोली मारी जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर गेस्ट हाउस में जा रहे थे। इस कत्ल के 6 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर 1969 को आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद सियाद बरी फौजी बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जा कर लेते और खुद को मुल्क का सदर बना लेते हैं। सारा फसाद यहीं से शुरू होता है। मुल्क में डिक्टेटरशिप शुरू होती है। अफ्रीका में सैकड़ों नस्ली ग्रोह और कबीले आबाद हैं जिनकी अपनी जबान, सकाफत और रिवायात हैं। इस डिक्टेटरशिप को कायम रखने के लिए मजहब और कबीलों का कार्ड खेला जाता है। मुल्क में वायलेंस बढ़ने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब मुल्क में सिविल वॉर छिड़ जाती है। 27 जनवरी 1991 को मुख्तलिफ कबीले मिलकर सदर सियाद बरी को चलता कर देते हैं। हुकूमत गिर जाती है जिसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। मुल्क का कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कबीलों की लड़ाई में शिद्दत आ जाती है। इसी अफरा तफरी के दौरान नॉर्दर्न सोमालिया खुद को अलग मुल्क डिक्लेयर कर देता है और उसका नाम रखा जाता है सोमाली लैंड। 1991 में होने वाली सिविल वॉर खूनी वाकयात से भरी पड़ी है। सिर्फ एक साल में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। सोमालिया की मुख्तसर सी तारीख बताने का मकसद ये है कि आपको असल कहानी समझ आ जाए। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से सोमाली पायरेट्स सामने आए। सोमालिया वैसे तो बहुत ही गरीब मुल्क है लेकिन उसका समंदर उतना ही अमीर है। उसकी मैरीन लाइफ बहुत ही कीमती है और उसके समंदर में दुनिया की सबसे कीमती मछलियां पाई जाती हैं। मछलियां भी कोई आम नहीं, दुनिया की बेहतरीन मछलियां, टूना, सार्डीन्स, श्रिम्प्स, ये सब समंदरी खजाना यहाँ मौजूद है। जब मुल्क में अफरा तफरी मची, सिविल वॉर छिड़ गई, ऐसे में बैती गंगा में हाथ धोने के लिए कई मुल्कों की राल टपकने लगी। गैर मुल्की फिशिंग जहाज यहाँ धड़ल्ले से आने लगे। टूना फिश की गैर कानूनी फिशिंग अपने उरूज पर जा पहुंची। हुकूमत खत्म होने के बाद सोमालिया की कोस्ट गार्ड का वजूद भी खत्म हो गया था। रोक टोक कोई थी ही नहीं। अब सोमालिया सी फ्री फॉर ऑल था। दुनिया भर के फिशिंग ट्रॉलर यहाँ आते और कीमती मछलियों का शिकार करते और लूट मार करके चले जाते। दूसरी तरफ सोमालिया के मछेरे थे जो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और अपनी आंखों से ये सब लूट मार होता देख रहे थे। 2006 में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हर साल $300 मिलियन का सी फूड सोमालिया की कोस्ट लाइन से चुराया जा रहा है। अब सिचुएशन ये थी कि सोमालिया के मछेरों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं जिसकी मदद से वो शिकार कर सकते, जबकि गैर मुल्की हर किस्म की सहूलत से लेस थे। तो मछेरे इस गैर कानूनी फिशिंग पर एहतजाज करते थे। काफी अरसे तक सोमालिया अपने ऊपर होने वाले जुल्म को सहता रहा और ये सब बर्दाश्त करता रहा। लेकिन फिर आया एक खतरनाक मोड़। गैर मुल्की कंपनियां अब सिर्फ मछलियां नहीं लूट रही थी, वो सोमालिया के साहिलों को टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग ग्राउंड बना चुकी थी। 1991 के बाद ये सिलसिला तेजी से बढ़ा। यूरोप की बड़ी कंपनियों ने यहाँ न्यूक्लियर और मेडिकल वेस्ट फेंकना शुरू कर दिया। जहाँ यूरोप में इसकी कीमत $250 फी टन थी, वहीं सोमालिया में यही काम सिर्फ $2.5 में हो रहा था। यानी एक ही सफर में आते वक्त जहरीला कचरा फेंका जाता और जाते वक्त कीमती मछलियां
लूट कर ले जाते। और फिर दिसंबर 2004 सुनामी ने वो सब साहिल पर ला फेंका जो बरसों से समंदर में फेंका जा रहा था। इस डिजास्टर के बाद सोमालिया में जैसे कयामत आ जाती है, लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सोमालिया में रहने वालों में बुरी तरह खांसी की बीमारी लग जाती है, लोगों के मसूड़ों और मुंह से खून बहने लगता है, पेट की बीमारियां बहुत आम हो जाती हैं, लोगों की खाल बदनुमा हो जाती है। इस रिपोर्ट को देखें, इसमें साफ लिखा है कि सिर्फ चंद हफ्तों में सोमालिया में कैंसर के इतने केसेस रिपोर्ट होते हैं जितने पूरे साल में भी नहीं हुए थे। अब सूरत हाल ये थी कि सिविल वॉर की वजह से एक तरफ मुकामी लोग भूखे मर रहे थे और उन सबसे कीमती प्रोडक्ट यानी मछलियों को गैर मुल्की लूट कर ले जा रहे थे, और उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा था? टॉक्सिक वेस्ट की वजह से मौत। मछेरों ने अपने तौर पर पेट्रोलिंग शुरू की। कभी उन्हें कोई गैर मुल्की फिशिंग ट्रॉलर नजर आता तो उस पर हमला कर देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने MT Owner 25 के साथ किया। मछेरों के हिसाब से ये हमले अपने पानी और अपनी रोजी रोटी की हिफाजत के लिए किए जाते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये पता लग गया कि ये तो कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, इससे बहुत सारे डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। और फिर एक ऐसा जत्था तैयार हुआ, एक ऐसा जत्था जिससे बच निकलना नामुमकिन था, और वो वजूद में आया सोमाली पायरेट्स के नाम से। इस जत्थे ने अपने साथ मिलाया मुकामी मसल्ला गुंडों को, ग्रुप बनाए गए। ये ग्रुप अब प्रोफेशनल स्टाइल में इंटरनेशनल ऑयल शिपिंग को हाईजैक करने लगे। गैर मुल्की शिप्स पर धावा बोला जाता, उन्हें अगवा किया जाता और सोमालिया के कोस्ट पर लाया जाता। फिर क्रू को छोड़ने के लिए पैसे मांगे जाते, जिसे तावान कहा जाता है। बिल्कुल यही कुछ हो रहा है आज अमीन बिन शम्स के साथ, जिसका दर्द भरा वॉइस नोट आज पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। और यही हो रहा है इन 11 पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त समंदरी लुटेरों के पास हैं। शुरुआत के दिनों में सोमालिया पायरेट्स का धंधा उरूज पर था, डॉलर्स की जैसे बरसात हो रही थी। जो लोग कभी रोटी को तरसते थे अब उनके ठाट भाट बदल चुके थे। पायरेट होना एक स्टेट सिंबल के तौर पर माना जाता था। काम बढ़ा तो सरमाया भी आया। आम फिशिंग बोट्स की जगह अब स्पीड बोट्स, ट्रैकिंग डिवाइसेस और जदीद हथियार आ गए, जहां AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक सब कुछ दस्तयाब था। और फिर हदफ भी बदल गया, सिर्फ फिशिंग ट्रॉलर्स नहीं बल्कि बड़े बड़े कमर्शियल कार्गो जहाज, ज्यादा तरबियत, ज्यादा हथियार और ज्यादा पैसा। और देखते ही देखते ये सब एक मुनज़्ज़म इंडस्ट्री बन गया। अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि जो ये पायरेट्स तावान तलब करते हैं ये उन तक पहुंचता कैसे है? जब सोमाली पायरेट्स किसी जहाज को हाईजैक करते हैं और तावान की रकम तय हो जाती है तो वो रकम बैंक ट्रांसफर या हाथों हाथ नहीं दी जाती, बल्कि अक्सर एक हेलीकॉप्टर या जेट आता है और रकम को वाटरप्रूफ बैग में डालकर पैराशूट के जरिए सीधा हाईजैक किए हुए जहाज पर भेजता है। यानी तावान की रकम को एक खास पैकेज की शक्ल में जेट के जरिए जहाज पर उतारा जाता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2012 तक सोमालिया में पायरेट्स ने जहाजों को हाईजैक करके रैंसम के जरिए 339 से लेकर 430 मिलियन डॉलर्स तक कमाए हैं। 2011 में तो इन पायरेट्स का धंधा इतना बढ़ गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे आलमी मईशत को सालाना अंदाजन 6.6 से 6.9 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे हाईजैक्स के बारे में बताऊंगी इसको आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। 2008 में सीरियस स्टार को हाईजैक किया गया और 3 मिलियन डॉलर तावान देकर उसे छुड़ाया गया। अप्रैल 2009 में मेर्स्क अलाबामा पर हमला हुआ। जहाज ओमान से कीनिया जा रहा था। रास्ते में पायरेट्स ने उन्हें रोक लिया। इस वक्त इस रूट पर कई पायरेट्स और सरगर्म थे, यानी हर कुछ फासले बाद नया खतरा मौजूद था। जब जहाज से उन्हें कुछ ना मिला तो पायरेट्स ने कप्तान रिचर्ड फिलिप्स को अगवा कर लिया और लाइफ बोट में ले गए। वो 5 दिन तक यरगमाल रहे और फिर एक बड़े ऑपरेशन के बाद उन्हें बाजियाब करवाया गया। मार्च 2013 में MV स्मिर्नी को हाईजैक किया गया और 10 महीने बाद 10 मिलियन डॉलर तावान लेकर छोड़ा गया। इन पायरेट्स के मुताबिक ये सब एक तरह का टैक्स है, क्योंकि उनके पास कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, इसीलिए वो खुद को कहते थे सेवर्स ऑफ द सी। ये पायरेट्स अपने आप को ख्वाह कुछ भी कहते फिरें, लेकिन हकीकत ये है कि ये सोमाली पायरेट्स पूरी दुनिया के लिए खौफ व दहशत की अलामत बन चुके हैं। इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। जी, बच्चे तो हर वक्त अपने पापा को याद ही करते रहते हैं, पापा हमारे कब आएंगे, वो तो पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारा रब्ता हुआ नहीं अब तकरीबन 24 तारीख के बाद। तो बच्चे तो याद ही करते हैं दोनों अपने पापा को। वालदा है वो भी मेरी बीमार है, अलील है, तो वो भी बड़ी परेशान है, वो भी दुआएं करती रहती हैं, वाइफ भी इसकी दुआएं करती रहती हैं कि जल्द से जल्द मेरा हस्बैंड आ जाए। इनकी बच्चों की ये कैफियत है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने को तैयार नहीं है। स्कूल में उनके जो साथ दोस्त हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे वालिद का
क्या हुआ और बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होता। 21 अप्रैल को MT ओनर 25 में पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाए जाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। सोमाली पायरेट्स ने अब तक किसी को नहीं मारा, यरगमाल बना रखा है। $3 मिलियन तावान मांगा जा चुका है। गालिबन जो पायरेट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को रब्ता किया है। वहाँ क्या हो रहा है हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हालात अच्छे नहीं है। मसला ये नहीं तो हमारे सर पे बंदूकें लेके बैठे हुए हैं, यहाँ हम बैठे हुए हैं इतनी छोटी सी जगह पे, बस कुछ सब चावल खा रहे हैं, थोड़े थोड़े सब खाते हैं। अब उसी में वो गंदा पानी पी रहे, हमारे पास पानी जो था वो सब खत्म कर दिया। इन लोगों ने अब यहाँ पानी भी गंदा हम लोग पी रहे हैं। यहाँ 2-3 लोग वैसे बीमार हो चुके हैं। बोल दो गवर्नमेंट से भाई जब मरने का इंतजार कर रहे हो तो वो बता दे हमारे घर वालों को। ये लोग पता ही नहीं चल रहा ना, ये कह रहा है कोई आपकी गवर्नमेंट ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दे रही है हमको। वो रब्ता करें, वो इसका जवाब दे ना दें। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो रब्ता करके पैसे दे के उन्हें छुड़ाएं, वो उनको प्रेशराइज करके लोगों को छुड़ाएं या लड़के छुड़ाएं। ये गवर्नमेंट पे वो किस तरह छुड़ाएं, बट एक उन फैमिलीज को अश्योरेंस दे दें कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और सेकंड ये कि वो लाने के लिए कोई ठोस इक़दाम करें। फिलहाल हमें कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि रियासत सो रही है। 11 पाकिस्तानियों को हेल्म्स मीनिंग सर्विस ने भर्ती किया। कंपनी के मुताबिक उनका कहना है कि हमने जिनको हायर किया हमने उन्हें भेज दिया, जबकि ऑपरेशंस और हंगामी जिम्मेदारी मालिकान पर ही आती है। अब सबसे अहम और आखिरी सवाल, सैयद हुसैन, अमीन बिन शम्स और दीगर 9 पाकिस्तानियों के माँ बाप बीवी बच्चों की अपने प्यारों के बाहिफाजत वापस आने की इल्तिजाएं और चीखें कब तक इसी तरह गूंजती रहेंगी?